हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग मटेरियल इंजीनियरिंग में स्ट्रेंथिंग मैकेनिज्म्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। आपको जहाँ तक याद होगा कि हमारे जो एज डिसलोकेशन है उसमें जो अगर आप शेयर स्ट्रेस लगाते हैं तो in that case the direction of dislocation will be in this direction if you are applying shear stress. Similarly जो है आपका स्क्रू डिसलोकेशन वाले केस में जब आप शेयर स्ट्रेस लगाएंगे तो डिसलोकेशन का मोशन जो है इस डायरेक्शन में है। ठीक, दोनों ही केसेस में अगर आप देखें तो आप एक चीज़ ये पाएंगे कि दोनों ही केसेस में हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट है that is like this object। ठीक है, तो आप अंतर नहीं कर सकते कि जो आपके पास मैकेनिज्म जो भी यूज, चाहे एज डिसलोकेशन की हुई है चाहे स्क्रू डिसलोकेशन की हो, in both case the end product is same but the mechanism of the motion of dislocation is different। ठीक है, उनका काम करने का तरीका, उसका मोशन करने का तरीका डिफरेंट। एक तो ये हो गया। इसके बाद एक चीज़ और है, वो है हम लोग थोड़ा सा मैं बता दूं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के बारे में। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बेसिकली है आपका जब किसी मटेरियल के अंदर आपके पास परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, तो उस परमानेंट डिफॉर्मेशन को हम लोग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब आप किसी सपोज करिए आप एक किसी मेटल को बहुत टाइम तक स्ट्रेस में रखें, टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं उसमें, तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है उसमें जो एक टाइम तक तो ये जो मेटल है, जो मेटल का वर्क पीस है, वो थोड़े टाइम तक आपका स्ट्रेस को बियर करेगा। उसके बाद थोड़े टाइम बाद ये जो है इलोंगेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब ये इलोंगेट होगा तो कुछ पॉइंट्स तक तो ऐसी कंडीशन होगी कि ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जा रहा है। ठीक है, यानी इलास्टिकली जो है अपने ओरिजिनल फॉर्म को अटेंड कर ले रहा है। बट थोड़े टाइम बाद ऐसा होगा कि जब आप इसमें ज़्यादा फोर्सेस लगाएंगे, इन दैट केस ये जो है परमानेंटली उस शेप में चला जाएगा। ठीक, इस तरह से जा सकता है। तो ये जो कंडीशन है जिसमें जो है ये परमानेंटली जो है आपका वो शेप अटेंड कर लिया है, उसको हम बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अब ये जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए जो चीज़ है वो हमें काफ़ी यूजफुल होती है बाय यूजिंग डिसलोकेशन। ठीक, और जिसको हम लोगों ने 1D डिफेक्ट्स भी पढ़े थे। ठीक, तो बेसिकली डिसलोकेशन जो बॉडी में किसी भी कंपोनेंट में आते हैं वो किस वजह से आते हैं, वो किस टाइम पे आते हैं। सबसे पहले सॉलिडिफिकेशन के टाइम आ सकते हैं, जब आप जो है लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्जन कर रहे हैं। इन दैट पीरियड ऑफ टाइम यू मे गेट सम टाइम ऑफ एज और स्क्रू डिसलोकेशंस। ओके, जब भी मैं डिसलोकेशन की बात कर रहा हूं तो मैं बोथ एज एंड स्क्रू दोनों डिसलोकेशन, दोनों टाइप्स के डिसलोकेशन की बात कर रहा हूं। तो डिसलोकेशन का मतलब ही दो ही है आपका, एक तो एज और एक स्क्रू। तो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन हो सकता है सॉलिडिफिकेशन के टाइम पे, या फिर जब आप प्लास्टिकली डिफॉर्म कर रहे हो, यानी जब आप किसी उस पे वर्क पीस पे काफ़ी स्ट्रेन, इस तरह से स्ट्रेन लगा रहे हैं मेटल के पीस पे कि वो थोड़े टाइम बाद जो है जो अपना जो ओरिजिनल शेप है उसको चेंज कर ले। ठीक है, इन दैट केस यू आर डिफॉर्मिंग इन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो उस टाइम भी काफ़ी सारे डिसलोकेशन जो है जनरेट होते हैं। इसके अलावा थर्मल स्ट्रेसेस के कारण भी आपके जो है बॉडी के अंदर डिसलोकेशन क्रिएट हो सकते हैं। तो बेसिकली जो डिसलोकेशन है उसको उसकी डेंसिटी को जो एक तरीके से मतलब कितने नंबर ऑफ डिसलोकेशन कितने हैं हमारे पास एक गिवन वॉल्यूम के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं डिसलोकेशन डेंसिटी। ठीक है, द टोटल डिसलोकेशन लेंथ पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसलोकेशन डेंसिटी। ठीक है, तो ये एक तरह से इंडिकेटर है
कि जो हमारे गिवन वॉल्यूम के अंदर कितना ज़्यादा डिसलोकेशन आया है, ठीक है, कितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी ज़्यादा डिसलोकेशन होगा। तो बेसिकली एक और है, एक और पॉइंट है कि जैसे जैसे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आप बढ़ाएंगे, उसमें जो है आपको कंपोनेंट पे इतना स्ट्रेस डाल दिया है उस पर कि वो परमानेंटली डिफॉर्म करना, उतनी ज़्यादा डिसलोकेशन जो है बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, ठीक। और जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का जो मैकेनिज्म है बेसिकली वो भी डिसलोकेशन के मूवमेंट पे ही बेस होता है, ठीक। तो जब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कब आता है, जब जो डिसलोकेशन है वन प्लेस टू सेकंड प्लेस पे आपके मूव करने लगे, देन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हमारे बॉडी के अंदर जनरेट होता है, यानी तब जो है हमारे परमानेंटली डिफॉर्म होता है। तो बेसिकली हमारा मेन मकसद जो है पूरे उसमें यही रहता है कि हम लोग डिसलोकेशन को किसी भी तरीके से मोशन करने से रोकें, ठीक है, या तो डिसलोकेशन को किसी तरह से हटा दें, ठीक। यानी जो एज और आपके लाइन डिफेक्ट्स हैं, एज और स्क्रू डिसलोकेशन, उसको किसी तरह से भी हटा दें, या तो उसके मोशन को इस तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दें कि वो जो है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में न जा पाए, ठीक। तो कुछ पॉइंट्स हैं इसके अलावा। स्ट्रेन फील्ड अराउंड डिसलोकेशन, मैंने इसके बारे में थोड़ा डिस्कस पिछले वीडियोस में भी करा। तो जब आपके पास जो एक्स्ट्रा जो हाफ प्लेन आया है, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पे आए, इसकी वजह से अगर ये जो हाफ प्लेन है वो अपर साइड में है, तो जो अपर पोर्शन है इस तरह से जो थोड़ा डिसलोकेशन लाइन जो इसके परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहेगी, उसके जो थोड़े से पास वाले पोर्शन है उसमें आप यू विल ऑब्जर्व द कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक। जस्ट नीचे जो है आप यू विल ऑब्जर्व द टेंशन, और जो ये जो प्लेन है जिसके अलोंग ये हो रहा है इसको हम लोग स्लिप प्लेन बोलते हैं, ठीक। तो बेसिकली जो है ये आपका हुआ स्लिप प्लेन। ये कुछ प्लेन्स होते हैं जिनके अलोंग जो है आपका डिसलोकेशन जो है ट्रेवल कर सकता है, इस वाले केस में ये है। तो बेसिकली यहाँ पे ये कंप्रेशन वाला पोर्शन है और ये टेंशन वाला पोर्शन। तो बेसिकली जो ये जो आपके एज डिसलोकेशन है उसमें बेसिकली 2-3 तरीके के स्ट्रेसेस स्ट्रेन वगैरह जनरेट होता है। फर्स्ट वन इज योर कंप्रेसिव, एंड सेकंड वन योर टेंशन, and third one your shear. On the other hand, in case of screw dislocation it is only shear one, ठीक है। तो हम लोग जो है अभी आप ये देख सकते हैं कि इस तरह से हमारे पास किसी बॉडी के अंदर जब ये जो एग्जांपल है एज डिसलोकेशन में है कहा है, तो इसमें किस तरह से हमारे पास स्ट्रेसेस जनरेट हो रहा है और स्ट्रेन की वजह से आ रहा है। तो ये जो है अगर सपोज करिए ये जो है इसको मैं कंप्रेशन वाला पोर्शन हो गया, ये हो गया आपके पास टेंशन वाला पोर्शन, ठीक। इसको मैं कुछ इस तरह से बनाऊं कि इट इज ये जो है आपका डिसलोकेशन दिखा रहा है, ठीक, इस तरह से दिखा रहा है। सिमिलरली ये भी एक दूसरा डिसलोकेशन है। तो बेसिकली ये जो है एरिया थोड़ा सा जस्ट ऊपर, इट इज एरिया ऑफ कंप्रेशन। जो डिसलोकेशन स्लिप प्लेन है उसके थोड़ा सा नीचे वाला पोर्शन इज योर टेंशन, ठीक है। वही चीज थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये जो उसके बहुत दूर पे एरिया होगा, सपोज करिए यहाँ पे कोई पार्टिकल्स होंगे जो काफी दूर होंगे, दे आर नॉट गोइंग टू ऑब्जर्व एनीथिंग, ठीक है। यहाँ पे जो अगर काफी दूर पे जो पार्टिकल्स होंगे दे आर नॉट गोइंग टू ऑब्जर्व द टेंशन एंड कंप्रेशन, these stresses और strains are localized, ठीक है। मतलब ये जो है लोकल उसमें है, ये बहुत दूर पे आपको नहीं दिखेंगे। तो बेसिकली इस तरह से अगर ये हो रहा है तो ये इसमें इसकी वजह से क्या होता है कि ये इस टाइम पे टेंशन में है नीचे वाला, और ऊपर कंप्रेशन में होगा, सीधे सिमिलरली कंप्रेशन में ऊपर है, नीचे टेंशन में। तो जब ये अगर दो डिसलोकेशन आपस में पास में आ रहे हैं तो एक दूसरे को रिपल करने की कोशिश करें। ऐसा क्यों है? क्योंकि बोथ आर इन द सेम फॉर्म, मतलब जिस कंप्रेशन के साथ में, टेंशन के साथ में। इस वजह से जो अगर ये दोनों आपस में पास में आते हैं, दो डिसलोकेशन, ठीक है, यानी अगर आप ऐसे इस तरह से देखें किसी क्रिस्टल के अंदर,
जो अगर आप इस तरह से हाफ प्लेन बनाएं, ट्रिगर हाफ प्लेन, तो अगर उसके साथ में दूसरा हाफ प्लेन इधर पे आने की कोशिश करेगा तो इट इज गोइंग टू ऑब्जर्व सम टाइप ऑफ रिपल्शन। ठीक है, ये हाफ प्लेन हो गया। तो बेसिकली ये इसकी वजह से क्या होगा, ये सम टाइप ये जो है आपके दे आर गोइंग टू ऑब्जर्व सम टाइप ऑफ रिपल्शन। ठीक है, वो तो एक दूसरे से दूर जाने कुछ, तो बेसिकली ये जो है आपस में रिपल कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके पास एक अगर डिसलोकेशन वन इज पॉजिटिव वन एंड अदर इज नेगेटिव वन, सो यू विल ऑब्जर्व दैट अगर ये सपोज इस तरह से है कि इनमें से एक जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में है, दूसरा नेगेटिव डायरेक्शन में है, यानी एक जो है स्लिप प्लेन के ऊपर साइड में है, दूसरा इट इज योर बिलो, तो दोनों जो है कंबाइन होके इस तरह से एक दूसरे कंप्रेशन को टेंशन से, टेंशन को कंप्रेशन से कैंसिल करेंगे और पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके एक तरह से परफेक्ट क्रिस्टल की तरह बिहेव करने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका इंटरेक्शन बिटवीन योर डिसलोकेशन। ठीक है, इस तरह से इंटरेक्ट होते हैं। तो इसके बाद हम जो मेन चीज है उस पर आते हैं, दैट इज स्ट्रेंथनिंग, कि हम जो है कैसे स्ट्रेंथ बढ़ाएं अपने मेटल की। तो बेसिकली इसमें हमारे पास 3 टाइप्स हैं। सबसे फर्स्ट टाइप मैकेनिज्म है, फर्स्ट चीज जो ग्रेन साइज रिडक्शन, सेकेंड वन इज सॉलिड सोल्यूशन अलॉइंग एंड थर्ड वन इज स्ट्रेन हार्डनिंग। तो बेसिकली द एबिलिटी ऑफ मेटल टू डिफॉर्म डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी ऑफ डिसलोकेशन टू मूव। ठीक है, ये चीज मैं पहले ही बता दूं कि जो डिफॉर्मेशन है, जो डिफॉर्मेशन आपके अंदर बॉडी के अंदर आ रहा है, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका जो डिसलोकेशंस है, दीज डिसलोकेशन कैसे मूव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये इजिली मूव कर पा रहे हैं तो यू विल ऑब्जर्व दैट द बॉडीज जो है आपकी ज्यादा डिफॉर्म हो पा रही है। ठीक है, यानी वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ज्यादा हो पा रहे हैं। ठीक, और जब ये डिसलोकेशन जो है कम मूव कर पाते हैं तो डिफॉर्मेशन कम होगा, और जो आपकी जो रिस्ट्रिक्टिंग डिसलोकेशन से मटेरियल जो है स्ट्रॉन्गर हो जाता है। तो बेसिकली इसके 3 मैकेनिज्म हैं, उसके बारे में देखना है। फॉर ए सिंगल फेज मेटल देयर आर 3 मैकेनिज्म। फर्स्ट वन इज ग्रेन साइड रिडक्शन। सबसे पहले हम लोग ग्रेन साइड रिडक्शन में देखेंगे। तो इसका बेसिक फिलॉसफी कुछ इस तरह से है कि सपोज करिए आपके पास यहाँ पे 2 ग्रेन्स हैं, ग्रेन ए एंड ग्रेन बी। सो सपोज करिए देयर इज ए डिसलोकेशन इज हेयर, एज डिसलोकेशन इज हेयर। तो जब आप इसमें स्ट्रेस लगाएंगे, ठीक है, तो ये जो है आपके इस स्ट्रेस की वजह से ये मूव करना स्टार्ट करेगा। ठीक, जब आप इसमें फोर्स लगाएंगे तो बेसिकली ये क्या कोशिश करेगा कि ये डिसलोकेशन वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे मूव करे। लेकिन जब ये इस तरह से इजिली मूव कर पा रहा है, बट जब इसके पास गेन बाउंड्री आ जा रही है तो उसके बाद क्या है, ये जो फर्स्ट ग्रेन है आपके पास, इसका ओरिएंटेशन इज डिफरेंट फ्रॉम योर सेकेंड वन। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, जो स्लिप प्लेन है इट्स ओरिएंटेशन इज ऑल्सो डिफरेंट। तो सबसे पहली बात कि जब ये डिसलोकेशन इस बाउंड्री को क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसको इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। ठीक है, पहले ऐसे डायरेक्शन में जा रहा था, अब इसको इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो इट इज गोइंग टू क्रिएट सम प्रॉब्लम। उसके अलावा जो यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे वो ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं है, तो वो जो डिसलोकेशन है उसको पास नहीं करेंगे। ठीक है, 2 रीजंस हैं, फिर से बता रहा हूँ। उसमें से सबसे पहली बात यह कि ग्रेन ए है उसके ओरिएंटेशन इज डिफरेंट फ्रॉम ग्रेन बी ओरिएंटेशन। ठीक, इसकी वजह से क्या है कि जो डिसलोकेशन जो इजीली ट्रैवल कर पा रहा था सेम डायरेक्शन में, इट इज मच डिफिकल्ट टू मूव, क्योंकि उसको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी अगर इसको इस तरह से डिसलोकेट होना है। ठीक, तो ये एक रीजन होगा। दूसरा रीजन ये है कि जो पार्टिकल्स हैं आपके ग्रेन बाउंड्री के ऊपर या उसके आसपास, वो परफेक्टली ऑर्डर्ड नहीं है। यहाँ पे तो परफेक्ट क्रिस्टल टाइप का बना रहे हैं, बट यहाँ पे जो ग्रेन बाउंड्री के पास होंगे, दैट दोज आइटम्स और मॉलिक्यूल्स आर नॉट इन वेरी वेल ऑर्डर फॉर्म। सो जो डिसलोकेशन इस तरह से मूव करने की कोशिश करेगा तो वो जो है आपके ढंग से ऑर्डर्ड एटम्स नहीं है, उनसे जो है पास नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से जो है
ये डिसलोकेशन को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो बेसिकली फिलॉसफी ये है कि अगर आप किसी तरह से एक क्रिस्टल के अंदर बहुत जितने ज़्यादा ग्रेन होंगे, ठीक है, उतनी ज़्यादा आपके पास ग्रेन बाउंड्रीज होंगी। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, किसी सॉलिड के अंदर अगर उसमें जो है आपके यहाँ ग्रेन साइज बढ़ा सकें, ठीक है, ग्रेन साइज को डिक्रीज कर सकें, इसका मतलब नंबर ऑफ ग्रेन्स को हम अगर किसी मेटल के क्रिस्टल में बढ़ा सकें, तो इन दैट केस यू विल सी दैट ड्यू टू दिस फिनोमिना जो स्ट्रेंथ है उसकी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्रेन्स को जो है हम लोगों को बढ़ाना है। इसका मतलब जो एक गिवन वॉल्यूम में हमें क्या करना पड़ेगा, गिवन वॉल्यूम में ज़्यादा ग्रेन्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ज़्यादा ग्रेन्स की जरूरत पड़ेगी तो हमें उनका साइज कम करना पड़ेगा ताकि हमें ज़्यादा ग्रेन बाउंड्रीज मिल सके और इस तरह से डिसलोकेशन जो है एक ग्रेन से दूसरे ग्रेन में मोशन ना कर पाए। ठीक है, सो दैट इज द बेसिक फिलॉसफी ऑफ स्ट्रेंथनिंग बाय ग्रेन साइज रिडक्शन। तो इसमें बेसिकली ए फाइन ग्रेन मटेरियल वन दैट हैज स्मॉल ग्रेन्स इज हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर देन वन दैट इज कोर्स ग्रेन, since the former has greater total grain boundary area to impinge dislocation motion। ठीक, तो जो फाइनर है उस फाइनर जो आपका ग्रेन मटेरियल्स होंगे वो जो है ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करेंगे डिसलोकेशन मोशन को। अब इसको डिफाइन करने के लिए ये मतलब ये तो हुई बात कि इसका बेसिक मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये इसकी फिलॉसफी। इसको डिफाइन करने के लिए एक हॉल पिच इक्वेशन दी जाती है। तो बेसिकली इसमें सिग्मा वाई शोइंग योर यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक, एंड सिग्मा नॉट एंड के वाई आर हेयर कांस्टेंट एंड डी इज योर ग्रेन डायमीटर। ठीक, एवरेज ग्रेन डायमीटर है। ठीक है, मतलब ये नहीं कि सारे ग्रेन्स का साइज बराबर होगा, बट ये एवरेज कहते हैं कि एवरेज ग्रेन डायमीटर है। इसको नापने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। तो बेसिकली ये एवरेज आप कह सकते हैं ग्रेन डायमीटर क्या रहेगा, इस बात पे डिपेंड करेगा। तो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या कह रही है, इसमें से सिग्मा नॉट एंड के वाई आर कांस्टेंट। ठीक है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, दीज आर डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल। ठीक, और ये जो इक्वेशन है ये जो है बहुत ही लार्ज यानी मतलब बहुत ही कोर्स एंड बहुत फाइन ग्रेन्स के लिए काम नहीं करती, मतलब ये अच्छी नहीं बताई जाती। बट इफ वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन सिग्मा वाई एंड 1/√d, ठीक, तो ये किस तरह से बन जाएगी, y इक्वल टू यहाँ पे इसको 1/√d को अगर मैं x बोलूँ तो इट इज 1x प्लस c। ठीक है, तो c इज योर सिग्मा d। तो जब ये सपोज करिए 1/√d इक्वल टू 0 है ऑलमोस्ट, तो व्हाट इट इज शोइंग, ये बता रहा है कि आपका जो डायमीटर है वो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट हो गया। ठीक, क्यों, क्योंकि जब ये इस तरह से रहेगा 1/√d अगर टेंडिंग टुवर्ड 0 रहेगा, तो ये क्या चीज़ दिखा रहा है कि d की जो वैल्यू है आपकी इट इज टेंडिंग टुवर्ड योर इन्फिनिटी। ठीक, तो जब ये कंडीशन होगी इन दैट केस द वैल्यू ऑफ सिग्मा वाई, क्योंकि जब ये 1/√d इज गोइंग टू बी 0, सो दिस टर्म इज गोइंग टू बी कैंसल्ड, so only so sigma y is almost equal to sigma naught। ठीक, तो ये कुछ इस तरह से है, ये ग्राफ है बिटवीन योर सिग्मा y एंड 1/√d के बीच में। ये बेसिकली खींचा गया है ब्रास अलॉय के लिए। तो ये जो पॉइंट है आपका जिस टाइम पे सिग्मा 1/σd की थ्योरेटिकल वैल्यू जो है 0 के बराबर है, in that case the value of sigma y will be sigma naught। ठीक, तो बेसिकली ये क्या कंडीशन दिखा रहा है, जब आपके पास सिंगल ग्रेन पार्टिकल है, सिंगल ग्रेन क्रिस्टल है आपके पास, तो ये वो कंडीशन दिखा रहा है। ठीक है, जब डायमीटर जो है ग्रेन का
ऑलमोस्ट इनफाइनाइट हो जाएगा. सो इट इज शोइंग सिंगल ग्रेन क्रिस्टल. ठीक है, तो सिंगल ग्रेन क्रिस्टल में सिग्मा नॉट विल बी योर इस यील्ड स्ट्रेंथ. तो सो ओके, नेक्स्ट लेट्स अस टॉक अबाउट सॉलिड सॉल्यूशन स्ट्रेंथ. तो बेसिकली इसमें इसकी फिलॉसफी भी इस तरह से है कि आप जो है इम्प्योर फॉरेन आइटम्स को मिलाते हैं. यानी आपके पास क्या है, देखिए हमारे पास जब आपको कोई भी चीज मिलानी होती है उसमें एक होता है सोल्यूशन. ठीक, तो उसमें आप कोई चीज मिलाते हैं, सोल्यूशन जो है जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा उसमें जो है दूसरी आप कोई चीज़ मिलाने की कोशिश करेंगे. तो अब जब आप सॉलिड सोल्यूशन की जब मैं बात कर रहा हूँ, इन दैट केस जब मैं सॉलिड सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ तो इन दैट केस हमारे पास दो ही तरीके हैं. एक तो ये है कि जो हमारे पास जो है या तो सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटीज को आप मिला पाए या इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी को मिला पाए. सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी मतलब जो पेरेंट आइटम है, जो ओरिजिनल आइटम है, उसको रिप्लेस कर दिया जाए. ठीक है, उसको बाहर निकाल के उसकी जगह कोई पार्टिकल डाल दिया जाए. या तो उसके जो इंटरस्टिशियल का मतलब ये है कि जो उसके वॉइड्स हैं उसमें कोई पार्टिकल डाल दिया जाए. ठीक है, तो दोनों की फिलॉसफी लगभग सेम है. तो ऐसा हम लोग इससे हमें फायदा क्या हो रहा है, हमें इससे फायदा हो रहा है कि जब आप सपोज करिए आपने इस तरह से सब्स्टिट्यूशनल का एग्जांपल है. ठीक है, सब्स्टिट्यूशनल में आपने क्या करा, जो आपके आइटम्स थे उसको रिप्लेस करके आपने एक फॉरेन आइटम्स को इंक्लूड करा है. ठीक है, इन दिस केस एज हमें पता है कि अगर आपके पास हाफ प्लेन इस तरह से है तो आपके पास जो अपर पोर्शन है वो डेट इज मेकिंग कंप्रेशन और जो लोअर पोर्शन है वो टेंशन वाली स्टेट में. ठीक, तो जब आप जो फॉरेन पार्टिकल को यहाँ पे इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो ड्यू टू दिस ये क्या क्रिएट कर रहा है, इट इज क्रिएटिंग टेंशन इन द नेबरिंग पार्टिकल्स. ठीक है, टेंशन बनाने की कोशिश कर रहा है. और अगर मैं इसको इस जो आइटम आपने इंसर्ट करा है जिसका साइज जो है, ठीक है, जिसका साइज इज स्मॉलर, ठीक है, एज कंपेयर टू योर ओरिजिनल आइटम से इसका साइज छोटा होगा, तब ये टेंशन की स्टेट क्रिएट करेगा. तो उसको अगर मैं ये जो आइटम है इसको किसी तरह से यहाँ पे जो डिसलोकेशन है आपके पास, जो हाफ प्लेन है उसके पास ले आऊँ, तो यहाँ पे अपर पोर्शन में कंप्रेशन वाली स्टेट है और ये जो है आपका टेंशन वाली स्टेट क्रिएट करेगा. तो ये आपस में कैंसिल करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो ये टेंशन क्रिएट कर रहा है, ये जो आपके पास हाफ प्लेन है इट इज क्रिएटिंग कंप्रेशन स्टेट. तो दे आर ट्राइंग टू कैंसिल ईच अदर. ठीक है, सिमिलरली अगर फॉरेन पार्टिकल जो है उसका साइज जो पेरेंट एटम था उससे बड़ा रहेगा, तो इन दैट केस इट इज कंप्रेसिंग दीज इसके नेबरिंग आइटम्स. तो इन दैट केस यू कैन पुट द सब्स्टिट्यूशन आइटम इन दिस वे. सो जो नीचे वाली स्टेट ये जो इस तरह से है, यहाँ पे क्या होता है, ओरिजिनली it is creating tension, but due to addition of this substituting atom you will see that it is going to cancel this tensile strain generated due to this dislocation. okay, dislocation की वजह से जो strain generate हुई है, tensile strain, यहाँ पे ये अपने compression की वजह से क्योंकि इसका साइज बड़ा है वो इट इज गोइंग टू कैंसिल द टेंसाइल स्ट्रेन. ठीक, तो इस तरह से हम ये देखेंगे कि ये जो है एक तरीके से जो इम्प्योरिटी आई है बाहर से वो दैट इज ट्राइंग टू डिक्रीज द डिसलोकेशन इफेक्ट. ठीक है, इसके इफेक्ट को डिक्रीज करने का काम करेगी. तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिसलोकेशन को कम कर सकते हैं ताकि हमारा जो है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो है उसको हम लोग कम कर सकें और स्ट्रेंथ को मटेरियल की बढ़ा सकें. ठीक है, इट इज सेकेंड वे. इसी वजह से जो आप देखेंगे गोल्ड जो प्योर गोल्ड होता है इट इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक, बट उसमें इम्प्योरिटी जब हम मिलाते हैं ड्यू टू दिस इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज कर जाती है. सिमिलरली बहुत सारे अलॉयज के साथ में
भी ऐसा ही होता है कि जो अलॉइंग के बाद जो है उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ जाती है मेटल्स में, ठीक है। तो ये आपका कॉपर का बेसिकली मटेरियल है, उसमें हमने निकिल को इंक्रीज करा है। तो इस तरह से आप ये देखेंगे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ इस तरह से वो इंक्रीज कर रही है बाई एडिंग योर निकिल कंटेंट, ठीक है। निकिल जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इस तरह से इंक्रीज हो रही है। तो ये आपका हो गया सॉलिड सोल्यूशन स्ट्रेंथिंग, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, दूसरे प्योरिटी को मिक्स कर रहे हैं ताकि जो डिसलोकेशन का इफेक्ट है उसको मिनिमाइज कर सकें या तो कैंसिल आउट कर सकें, ठीक। सिमिलरली जब अगर इंटरस्टिशियल की वजह से क्या होगा, इंटरस्टिशियल की वजह से डिपेंडिंग अपॉन इट्स साइज वो जो है आपका कंप्रेशन स्ट्रेंथ लगाएगा, ठीक है। कंप्रेशन जब लगाएगा तो यू कैन यूज इन दिस वे टू डिक्रीज द डिसलोकेशन इफेक्ट, ओके। सब्स्टिट्यूशन में तो ओरिजिनल को हटा दे रहे, अगर इंटरस्टिशियल है यानी उसमें वॉइड वाली स्पेस में कहीं पे आएगा तो इस तरह से वो फोर्स को लगा सकता है, कंप्रेशन स्ट्रेन को जनरेट कर सकता है, विच इज यू कैन यूज इन दिस, ठीक है। तो इसकी वजह से आपका जो है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेन हार्डनिंग। स्ट्रेन हार्डनिंग को कई बार हम लोग वर्क हार्डनिंग और कोल्ड वर्किंग भी बोलते हैं। बेसिकली ये जो है डक्टाइल मेटल्स को स्ट्रांग बना देता है जब उसको प्लास्टिकली हम डिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह से है कि सपोज करिए आपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना रहे हैं, इसमें हम लोग आपने पहले किसी स्पेसिमेन पे इस तरह से टेंशन स्ट्रेस लगाने की कोशिश कर रहे हैं आप। तो स्टार्टिंग में जब आप स्ट्रेस लगाएंगे तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन आफ्टर यील्डिंग पॉइंट विच इज हियर, which is denoted by sigma y naught. You will see that up to this point the material stress is almost directly proportional to strain. After this point the yielding start. तो इसके बाद जब भी आप इसको अनलोड करेंगे स्पेसिमेन को तो वो अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं आएगा, इट इज गोइंग टू बी परमानेंटली डिफॉर्म, ठीक। तो हमने क्या करा, इसको और डिफॉर्म करा और उसके बाद एक पॉइंट डी के बाद हमने इसको अनलोड कर दिया, ठीक है, एट सिग्मा वाई आई। तो जब अगर सपोज करिए इस स्पेसिमेन को एक बार ऐसा करने का दोबारा से अगर आप लोड करेंगे तो इट इज नॉट गोइंग टू गो इन दिस डायरेक्शन बट इंस्टेड ऑफ इट इज गोइंग टू बी इन दिस वे, ठीक है, इस तरह से जाएगा वो। तो ये जो इनिशियल था वाई नॉट से हमारे जो स्ट्रेन है वो सिग्मा वाई आई तक चला गया, ठीक है। यील्ड स्ट्रेंथ जो है हमारे पास वो इंक्रीज हो गई एक तरीके से। तो यील्ड स्ट्रेंथ अगर इंक्रीज हो गई तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन उसके बाद उसमें कम होगा एज कंपेयर टू योर ओरिजिनल, ठीक। तो इसका जो रीजन है वो इस तरह से है कि जब आप किसी स्पेसिमेन को या फिर किसी चीज को जो है डिफॉर्म करते हैं और उसका इस तरह से डिफॉर्म करते हैं, प्लास्टिकली डिफॉर्म कर देते हैं पहले से ही कि उसका एरिया जो है डिक्रीज कर जाए, ठीक। क्रॉस सेक्शन, क्योंकि हमारे एग्जांपल में जब हम इसमें टेंसाइल स्ट्रेस लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इन दैट केस द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज गोइंग टू डिक्रीज, ठीक है। जब क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज करेगा तो यहाँ पे जो डिसलोकेशंस होंगे उनके पास स्पेस कम बचेगा, ठीक है। इनके पास जब स्पेस कम बचेगा तो वो आपस में इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो डिसलोकेशन जो है, जो सेम तरह के डिसलोकेशन है, इट इज गोइंग टू रिपल ईच अदर, ठीक है। तो एक दूसरे को वो रोकने की कोशिश करेंगे या तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। तो इन बोथ केस दे आर ब्लॉकिंग ईच अदर, ठीक है। डिसलोकेशन को ही ब्लॉक करने की कोशिश करेगा। तो ये जो फिनोमिना हम लोग कर सकते हैं जिसको हम लोग स्ट्रेन हार्डनिंग बोलते हैं, टू जब हमें जरूरत हो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को रोकने की, ठीक, यानी उसमें जो है यील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, ठीक। तो बेसिकली जो आपकी इसको कई बार हम लोग अगर इसको मेजर करना हो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को, उसको हम लोग मेजर करते हैं बाय यूजिंग परसेंटेज कोल्ड वर्क, ठीक है। परसेंटेज कोल्ड वर्क का मतलब है जिसमें इट इज जब आप ओरिजिनली जब आप किसी
उस पे क्रॉस सेक्शन एरिया पे, हमारे वाले केस में क्रॉस सेक्शन एरिया विल बी द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस स्पेसिमेन जहाँ पे हमने स्ट्रेस लगाया, ठीक। अगर सपोज करिए इनिशियली वो ए नॉट है और आफ्टर परफॉर्मिंग सम स्ट्रेस वर्क इट इज गोइंग टू बी डिक्रीज एंड बिकम एडी, ठीक है। ए नॉट से एडी पे चला गया, तो परसेंटेज कोल्ड वर्क विल बी ए नॉट माइनस एडी डिवाइडेड बाई ए नॉट, ठीक है। यानी ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया, और जब इसमें स्ट्रेस लगा चुके हैं तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज होगा तो उन दोनों का सब्ट्रैक्शन डिवाइडेड बाई ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू 100, ठीक। तो ए नॉट इज द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया एंड एडी इज द एरिया आफ्टर डिफॉर्मेशन। तो जितना ज़्यादा कोल्ड जितनी ज़्यादा कोल्ड वर्क आप उस पर करेंगे उसकी वजह से उतना ज़्यादा उसकी यील्डिंग में यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ये उसी ग्राफ में ये चीज़ दिखाई है। तो यील्ड स्ट्रेंथ इज गोइंग टू इंक्रीज आफ्टर परफॉर्मिंग परसेंटेज ऑफ कोल्ड वर्क, ठीक है। तो यील्ड स्ट्रेंथ इस तरह से बढ़ेगी। सिमिलरली टेंसाइल यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो उसकी वजह से टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, ठीक। तो अगर एक इस तरह से भी आप देख सकते हैं, इट इज़ द ग्राफ बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो जैसे जैसे आप जो है आप इसमें अगर लो कार्बन स्टील के लिए बनाया गया, इसमें अगर आप इस तरह से देखें तो स्ट्रेन अगर सपोज करिए यहाँ पे हैं आप इस पोजीशन में, तो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ विल बी लाइक दिस, ठीक है। अगर आपने इसमें कोल्ड वर्क पहले से कर लिया है तो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व विल शिफ्टेड टू दिस वन, ठीक। और जैसे जैसे आप परसेंटेज कोल्ड वर्क को इंक्रीज करेंगे तो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन जो है कुछ इस तरह से शिफ्ट होता चला जाएगा इन केस ऑफ कार्बन स्टील। दीज आर ऑल एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड थिंग्स, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन बाई इंक्रीज, इसका बेसिक स्ट्रेन हार्डनिंग का बेसिक फंडा ये है कि डिसलोकेशन इज गोइंग टू block the other dislocation, okay। So these are the three mechanism in case of single phase metals to give strengthening to your metals, okay। So I think today we are going to end this lecture. These are some of the references which I used, and thank you.